मगध का उत्कर्ष। हाँ, मगध का उत्कर्ष। प्राचीन भारत में वो जो 16 महाजनपद थे, उनमें से मगध ही सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। लेकिन सवाल यही है कि क्यों? मतलब बाकी 15 में ऐसी क्या कमी थी जो मगध ने कर दिखाया? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब कोई एक चीज नहीं बल्कि कई सारी वजह हैं। वैसे तो महाभारत में भी जिक्र आता है कि मगध पर वृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके राजा जरासंध थे। हाँ, जरासंध का नाम तो सुना है, लेकिन इसका कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। जो ठोस वजह है वो असल में मगध की लोकेशन और उसके रिसोर्सेज से जुड़ी है। अच्छा, तो सबसे पहले भूगोल की बात करते हैं। क्या खास था मगध की लोकेशन में? देखिए, मगध एक तरह से प्राकृतिक किला था। इसके चारों तरफ सुरक्षा थी। गंगा, सोन, गंडक जैसी नदियां थीं, जो दुश्मन के लिए एक नेचुरल बैरियर बन गई। बिल्कुल। और दक्षिण की तरफ विंध्याचल के पहाड़, तो हमला करना बहुत मुश्किल था। और फिर इन्हीं नदियों से व्यापार भी बहुत होता था। और जमीन भी तो बहुत उपजाऊ रही होगी। हाँ, गंगा का मैदान था तो खेती जबरदस्त थी। और सबसे बड़ी बात, उनके पास थे खनिज संसाधन। लोहा मतलब बेहतर हथियार और खेती के लिए लोहे के हल। सही पकड़ा। इससे उनकी कृषि में क्रांति आ गई और उस सरप्लस अनाज से वो एक बड़ी सेना रख सकते थे। और उस सेना में एक खास चीज थी जो बाकियों के पास नहीं थी। हाथी। बिल्कुल। मगध के जंगलों में हाथी बहुतायत में थे और युद्ध में हाथी मतलब आज के टैंक। समझ गई। तो एक सुरक्षित इलाका, उपजाऊ जमीन, लोहा और हाथी, ये तो वाकई एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो इस लॉन्च पैड का इस्तेमाल करने वाले राजवंशों की बात करते हैं। ऐतिहासिक तौर पर मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। 7 राजवंश? इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, एक छोटी सी ट्रिक है। हसीन माशूक 7। हसीन माशूक 7? ह से हर्यक, से शुनाग, न से नंद, फिर मा से मौर्य, शू से शुंग, क से कण्व और 7 से सातवाहन। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो शुरुआत करते हैं हर्यक वंश से। और इसके संस्थापक थे बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व में वो एक बहुत ही चतुर शासक था। उसकी राजधानी पहले गिरिव्रज थी, बाद में उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। और उसने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ाई से ज्यादा कूटनीति का इस्तेमाल किया है ना? खासकर वैवाहिक संबंधों का। बिल्कुल, ये उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने 3 बड़ी शादियां की। पहली कोसल राज की बेटी महाकुशाला देवी से, और इससे उसे दहेज में काशी मिल गया। हाँ, उस समय का एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर। फिर दूसरी शादी वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चिलना से, और तीसरी पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से। तो मतलब बिना लड़े ही बड़े बड़े महाजनपदों को अपना रिश्तेदार या दोस्त बना लिया। सही बात है। लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां उसने अपनी ताकत भी दिखाई। उसने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया और अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का सेनापति बना दिया। अच्छा, और वो अवंती के राजा वाला किस्सा भी तो है? हाँ, अवंती के राजा प्रद्योत जब बीमार हुए तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके राज के लिए भेजा। इससे अवंती भी मगध का मित्र बन गया। तो दोस्ती, दवा और तलवार, हर नीति का इस्तेमाल किया। लेकिन इतने सफल राजा का अंत बहुत दुखद हुआ। हाँ, यहीं से कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। कहते हैं कि उसके अपने ही बेटे अजातशत्रु ने गद्दी के लिए उसे मार डाला। अपने पिता को? इसी वजह से इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। बिल्कुल। तो अब गद्दी पर बैठा अजातशत्रु, जिसका दूसरा नाम कुणिक भी था। उसने भी अपने पिता की साम्राज्य विस्तार की नीति जारी रखी। हाँ, बल्कि और ज्यादा आक्रामक तरीके से। उसने वैशाली पर हमला किया और उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियारों का इस्तेमाल किया था, रथमूसल और महाशिला कंटक। ये नाम सुनने में ही कितने खतरनाक लगते हैं। थे भी। रथमूसल एक तरह का रथ था जिसमें आगे ब्लेड लगे होते थे, और महाशिला कंटक एक पत्थर फेंकने वाली मशीन थी, जैसे कैटापल्ट। अच्छा, तो उस जमाने में भी इतनी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी? बिल्कुल। और अजातशत्रु के ही समय में पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी। हाँ, राजगृह में। लेकिन इतिहास ने खुद को दोहराया है ना? हाँ, जो उसने अपने पिता के साथ किया वही उसके बेटे उदाइन ने उसके साथ किया। मतलब उदाइन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी? हाँ, एक ही वंश में पिता की हत्या का ये दूसरा मामला था। ये तो उस समय की राजनीति का एक स्याह पक्ष दिखाता है। तो अब उदाइन गद्दी पर आया। उसका सबसे बड़ा योगदान क्या था? उदाइन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाया, पाटलिपुत्र। आज का पटना? हाँ, और उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है।
अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव भी था। नदी के रास्तों पर कंट्रोल। बिल्कुल, लेकिन उदयन के बाद हर्यक वंश कमजोर हो गया। आखिरी शासक था नागदशक, जो बहुत ही अयोग्य था। और फिर उसके सेनापति ने ही तख्ता पलट कर दिया। सही, उसके सेनापति शिशुनाग ने उसे हटाकर एक नए वंश, शिशुनाग वंश की नींव रखी। तो अब शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। हाँ, 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। पाटलिपुत्र से वैशाली? क्यों? शायद वो अपने गृह क्षेत्र से शासन करना चाहता था। लेकिन उसका बेटा कालाशोक जब राजा बना तो वो राजधानी वापस पाटलिपुत्र ले आया। अच्छा, और कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। हाँ बिल्कुल, वैशाली में। लेकिन ये वंश भी ज्यादा नहीं चला। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्मन, और उसकी हत्या कर दी महापद्मनंद ने। हाँ, और यहीं से शुरू हुआ नंदवंश। नंदवंश, जो उस समय का शायद सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। और इसका संस्थापक महापद्मनंद बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से था, है ना? बिल्कुल, पुराणों में उसे शूद्र शासक बताया गया है, लेकिन वो एक असाधारण शासक था। उसने कई क्षत्रिय राजाओं को हराया और उपाधि धारण की सर्वक्षत्रांतक, जिसका मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला। उसने कलिंग को भी जीता और एक राट की उपाधि ली, यानी एकमात्र सम्राट। और हमें इसकी जानकारी कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाँ, उसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर भी बनवाई थी। तो वो सिर्फ एक विजेता नहीं, एक प्रशासक भी था। लेकिन नंदवंश का अंत भी बहुत नाटकीय रहा। हाँ, महापद्मनंद के बाद उसका बेटा धनानंद राजा बना, और वो बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। और यही सिकंदर का समकालीन था। बिल्कुल। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तब मगध में धनानंद का ही राज था। कहते हैं सिकंदर की सेना ने मगध की विशाल सेना के डर से ही व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। और यहीं पर चाणक्य की एंट्री होती है। सही, आचार्य चाणक्य ने धनानंद को सिकंदर के खतरे से आगाह करने की कोशिश की, लेकिन धनानंद ने अहंकार में उनका अपमान कर दिया और उन्हें दरबार से निकाल दिया। हाँ, और तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो नंद वंश का समूल नाश कर देंगे। और अपनी इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। बिल्कुल, और फिर चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के शौर्य ने मिलकर धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। हम मौर्य वंश से ठीक पहले जो 2 बड़े विदेशी आक्रमण हुए उन पर एक नजर डालेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो ईरानी आक्रमण, जी हाँ, खामुनी वंश का। और उसके बाद वो सबसे प्रसिद्ध यूनानियों का आक्रमण, यानी सिकंदर का। हाँ, तो हम जानेंगे कि यह आक्रमण हुए क्यों, क्या क्या हुआ, और सबसे जरूरी भारत पर इनका असर क्या पड़ा। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश ने किया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उस समय भारत का जो पूर्वी हिस्सा था, जहाँ मगध था, वो तो राजनीतिक रूप से बहुत स्थिर और शक्तिशाली था। एक बड़ी ताकत। बिल्कुल। लेकिन जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, वहाँ छोटे छोटे कमजोर राज्य थे और वो आपस में ही लड़ते रहते थे। अच्छा। तो इसी राजनीतिक अस्थिरता ने, आप कह सकती हैं, विदेशी आक्रमणकारियों को एक तरह से न्योता दिया। तो इस वंश का संस्थापक था साइरस द्वितीय। उसने पहला प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहा था। ईसा पूर्व में गांधार और कंबोज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, डेरियस प्रथम ने इस जीते हुए भारतीय क्षेत्र को अपने ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। हाँ, और ये कोई मामूली प्रांत नहीं था। इसका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा था। कितना? यहाँ से उसे 360 टैलेंट सोना मिलता था। 360 टैलेंट? जी, जो उसके सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। 1/3? जिससे पता चलता है कि ये क्षेत्र कितना समृद्ध था। बिल्कुल। और फिर इस वंश का अंत तब हुआ जब इसके अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने हरा दिया। और इस आक्रमण का एक बड़ा परिणाम ये भी हुआ कि भारत और ईरान के बीच लगभग 200 वर्षों तक संपर्क बना रहा। जी, और व्यापार को भी बहुत बढ़ावा मिला। चलिए अब यूनानी आक्रमण पर आते हैं, जिसका नेतृत्व सिकंदर ने किया। तो पहले कुछ जरूरी तथ्य देख लेते हैं। सिकंदर के पिता का नाम था यूनान के राजा फिलिप। जी,
और जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में। और गुरु थे अरस्तु, एरिस्टोटल। हाँ, और उनके घोड़े का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, ब्यूसेफेलस। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो राजगद्दी पर बैठ गया था। सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्भी ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। हाँ, और सिर्फ स्वीकार नहीं की बल्कि भारत पर आगे आक्रमण करने में उसकी मदद भी की। लेकिन इसके बाद उसका सामना हुआ पंजाब के राजा पोरस से, और यहीं पर वो प्रसिद्ध हाइडिस्पीस का युद्ध हुआ। झेलम का युद्ध। हाँ, झेलम का युद्ध। ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। जी, झेलम और चिनाब नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वहां। ये लड़ाई थी सिकंदर और राजा पोरस के बीच, और झेलम नदी को उस समय वितस्ता भी कहा जाता था। बिल्कुल, इस युद्ध में पोरस ने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मतलब जब बंदी बनाकर पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया। हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? और पोरस ने जवाब दिया, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस जवाब में जो आत्मविश्वास था, जो गरिमा थी, उसी से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस का राज्य से वापस कर दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। जी, लेकिन यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। पोरस को हराने के बाद सिकंदर की सेना व्यास नदी तक तो पहुंची, लेकिन सैनिकों ने उसे पार करने से इनकार कर दिया। हाँ, साफ मना कर दिया। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक तो चाणक्य द्वारा फैलाई गई अफवाहें थीं कि व्यास नदी को पार करने वाले की मौत हो जाएगी, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सैनिकों के भोजन में धीमा जहर भी मिलवाया था। और दूसरा बड़ा कारण था मगध का डर, नंद वंश की विशाल सेना का। हाँ, उनके हजारों हाथियों का। बिल्कुल, वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव था। पोरस के कुछ 100 हाथियों ने ये हाल कर दिया था, तो हजारों हाथियों की सेना का सामना करने की हिम्मत वो उनमें नहीं थी। इसी कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो अंत में सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। यहाँ उसके 2 सेनापतियों के नाम याद रखने जरूरी हैं। हाँ, एक थल सेनापति और एक जल सेनापति। थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति नियार्कस। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। जी, और वापसी के दौरान 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन यानी आज के इराक में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो इस पूरे आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके कई दूरगामी परिणाम हुए। एक तो ये कि भारत और यूनान के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। जमीनी और समुद्री दोनों रास्ते खुले। जी, और दूसरा, भारत में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। छोटे राज्यों को ये समझ आया कि एकजुट होना कितना जरूरी है। और कला के क्षेत्र में भी तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। हाँ, गांधार शैली, उसका विकास यूनानी कला का ही परिणाम था। और एक और चीज, भारतीयों ने यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला सीखी, यानी सिक्के बनाने की कला। बिल्कुल, सही आकार के सुंदर सिक्के बनाना, ये यूनानियों के संपर्क का ही नतीजा था। और उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था, और सिकंदर के समकालीन मगध के राजा थे धनानंद। हाँ, वही धनानंद, जिसकी विशाल सेना के डर ने ही सिकंदर की विश्व विजेता सेना को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था।